हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी को बहुत ही डेप्थ में समझ रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन के ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। एग्जाम्पल में साथ साथ आपके टॉपिक के कवर करता हुआ चल रहा हूँ। बैक के क्वेश्चन भी मैं आपको अलग से वीडियो लाकर बता रहा हूँ। तो आपकी फुल एनसीईआरटी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा कंपटीशन की वीडियो भी मैं साथ साथ लेकर आऊँगा। जैसे हमारे टॉपिक कवर होंगे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, वैसे उसके वीडियोज़ भी मैं आपको लिए लेकर आऊँगा। समरी वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है और आपकी बिल्कुल 100% तैयारी यहाँ पर ज़रूर होगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, कोटा डॉट एजुकेशन को यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप इसके लिए कोटा डॉट एजुकेशन का जो ऐप है उसको भी अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। मैं धीरे धीरे उस पर भी टेस्ट सीरीज को लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा 2.10, चैप्टर नंबर 2 हमारा रन कर रहा है, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। और उसके 10वें टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, पराविद्युत एवं ध्रुवण, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो पराविद्युत की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे यहाँ पर कि पराविद्युत क्या होते हैं और उनका ध्रुवण किस तरीके से होता है। तो अभी पिछला टॉपिक हमने चालकों के बारे में पढ़ा था, उसमें चालकों के विभिन्न गुण मैंने आपको समझाए थे। तो चालकों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात और हमें समझनी है कि चालक को जब हम विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो वह किस तरह से व्यवहार करता है, और चालक को जब हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वह किस तरह से व्यवहार करता है, ये बात हमें यहाँ पर समझनी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चालक बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में। जब कोई चालक पदार्थ हो और उस पर कोई बाह्य क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया हो तब वो कैसा व्यवहार दिखाता है, इस बात को मैं यहाँ पर समझना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक चालक पदार्थ का सैंपल लिया है। हम जानते हैं कि चालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक से ढीले बंधे होते हैं वो। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है। हमने इसमें धनायन को नहीं दिखाया है, केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाया है। अब आप जानते हो कि मूल रूप से कोई भी पदार्थ निरावेशित होता है, उस पर अगर नेट चार्ज देखा जाए तो वो जीरो आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक आप पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं अतिरिक्त, तब तक उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इस पर जो आवेश रहेगा क्यू नेट, वो किसके बराबर रहेगा? जीरो के बराबर रहेगा। अब जब आपने बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया है, बाह्य रूप से कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, तो क्या होगा कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये ताप के कारण यादृच्छा गति करते रहते हैं। और हम जानते हैं कि एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं, धनायनों से टक्कर करते रहते हैं। तो इनका टोटल वेग जो आता है वो जीरो आता है। औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो क्या होता है? इनका शून्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन न तो ज़्यादा जमा होते हैं न कम जमा होते हैं। ये कहने का मतलब है कि एक्सेज में चार्ज कहीं जमा नहीं होता है कि किसी क्षेत्र में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठे हुए हों, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई हो। क्योंकि जब तक नेट चार्ज किसी क्षेत्र में जमा नहीं होगा तब तक वहाँ कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने ई इन बराबर जीरो लिखा है। ई इन बराबर जीरो का मतलब है कि इस पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र का मान जो है, इसके अंदर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसका मान जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त आवेश यहाँ पर विद्यमान नहीं है, या अतिरिक्त आवेश कहीं एक जगह जमा नहीं हुए हैं। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यादृच्छा गति कर रहे हैं, तो वो कभी एक जगह जमा नहीं होते हैं। ठीक है ना? यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के बताई है आपको। देखो, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तब इसमें विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा चालकों के लिए, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उनके लिए जीरो हो। यहाँ लिखा हुआ है, देखो नीचे भी, चालक जब बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जीरो बराबर जीरो। ई जीरो का मतलब बाहर का विद्युत क्षेत्र, जीरो का मतलब यहाँ आउट से है। तो बाहर का विद्युत क्षेत्र जब जीरो हो तो चालकों के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य ही होता है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। इसी चालक को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, तब क्या होगा इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, मान लो, पहले मैं चित्र से आपको समझाता हूँ कि जैसे इस पदार्थ को आपने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे ये ई जीरो जो है कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है जो इस पदार्थ पर दाईं ओर अप्लाई किया गया है। ठीक है ना? राइट साइड में अप्लाई किया गया है। अब क्या होगा कि जैसे विद्युत क्षेत्र इसमें दाईं ओर लगाया जाएगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, और ऋणावेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जो विद्युत क्षेत्र आपका दाईं ओर है तो इलेक्ट्रॉन पर बाईं ओर बल लगने लग जाएगा, विद्युत बल। और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
इस साइड बाई साइड पे आने लग जाएंगे। तो एक प्रकार से इस क्षेत्र में आते आते इस पृष्ठ की ओर आते आते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होने लग जाएंगे, जिसको देखो मैंने यहाँ पर ऋणावेश से दिखाया है। तो यहाँ ऋणावेश बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। और इसका मतलब ये होगा कि इस क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे तो उसके तुल्य इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। तो अपने आप ही यहाँ धनावेश बनने लग जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्लस से दिखाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके पृष्ठों पर विपरीत प्रकृति के आवेश जमा होने लगते हैं। इधर ऋणावेश जमा होने लगता है, इधर धनावेश जमा होने लगता है। और जब आवेश एक्सेस में जमा होगा तो वहां पर एक प्रकार का पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ सिग्मा से लिखा है। इसको अपन कहते हैं मुक्त आवेश घनत्व, ठीक है ना। यहाँ प्लस सिग्मा, इसको बहुत से लेखक जो है सिग्मा मुक्त से भी लिखते हैं। मुक्त से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहा है। धातुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों के अंदर, उनके कारण ये पृष्ठावेश घनत्व बन रहा है, इसलिए इसको सिग्मा मुक्त भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ सिंपल ये भी सिग्मा से लिखा है। तो इधर तो क्या होगा, एक प्रकार से ऋण प्रकृति का पृष्ठावेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा, और इधर धन प्रकृति का पृष्ठावेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो पदार्थ के अंदर नेट आवेश जमा होने लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र भी बनने लग जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वहीं बनता है जहाँ पर नेट धनावेश या नेट ऋणावेश उत्पन्न होता हो। तो इस साइड पर नेट धनावेश उत्पन्न हो गया है, इस साइड पर नेट ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। तो ये दोनों मिलकर इस पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे, और उसकी दिशा जो होगी वह धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ही अंदर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाएगा, जिसकी दिशा इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो दाईं ओर है उसके अपोजिट उत्पन्न हो जाएगा, मतलब बाईं दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को हम ई इन कह रहे हैं, यहाँ पर पदार्थ के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। इसको हम चाहें तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, बहुत से लेखक इसको ईपी भी लिखते हैं, ठीक है ना। जनरली ईपी वैसे पराविद्युतों के लिए लिखा जाता है, जब हम पराविद्युत की व्याख्या करेंगे तो वहाँ हम इसको ईपी ही लिखेंगे। तो अभी मैंने फिलहाल इसको ई इन लिख रखा है। तो ये एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार बाईं ओर उत्पन्न होने लग जाएगा, और इसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आवेश इधर ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा इकट्ठे होने लगेंगे, तो इधर नेट ऋणावेश बढ़ने लगेगा, उसकी तुलना में इधर नेट धनावेश बढ़ने लगेगा। तो ई इनका मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि इस पदार्थ के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र भी लगा हुआ है जो दाईं ओर है, और एक नेट एक इसके अंदर इसके अंदर एक जो है विद्युत क्षेत्र वो भी उत्पन्न होने लग गया, जो किधर है, बाईं ओर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है ई नेट बराबर 0, और इसको मैंने लिखा है ई 0 माइनस ई इन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। जैसे ये नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होगा पदार्थ के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सब गति करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पे बल ही नहीं लगेगा, तो बल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से वहाँ इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यही बात देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जब किसी चालक पर बाह्य क्षेत्र E0 आरोपित करते हैं तब इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तथा इस प्रकार चालक के पृष्ठों पर विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाते हैं, जिससे प्लस माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। इधर प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा, जिसे हम मुक्त आवेश घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आवेश घनत्व के कारण चालक के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई इन उत्पन्न हो जाता है, इनके कारण, प्लस के कारण और माइनस के कारण, ठीक है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है संतुलन की अवस्था में। संतुलन का मतलब जब दोनों बराबर हो जाएं, इस अवस्था में दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे चालक के अंदर उत्पन्न नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, तथा आवेशवाहक गति करना बंद कर देते हैं। आवेशवाहक का मतलब इलेक्ट्रॉन गति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये हमारा प्रभाव हो गया चालकों के ऊपर। चालक जब विद्युत क्षेत्र में न हो तब क्या होगा, चालक जब विद्युत क्षेत्र में रख दिए जाए तब क्या होगा। तो ये हमने चालकों के बारे में यहाँ समझ लिया है। अब मेनली ये जो टॉपिक है हमारा पराविद्युत के लिए है, तो ये सारी व्याख्या अब मैं पराविद्युत के लिए करने वाला हूँ। पराविद्युत का मतलब अचालकों के लिए। तो अचालक कैसा व्यवहार दिखाते हैं जब उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र न हो, और अचालक कैसा व्यवहार दिखाएंगे जब उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए। तो यही प्रभाव हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं हमारा टॉपिक पराविद्युत पदार्थ, और हमारा मेन टॉपिक भी यही है, पराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण।
तो ध्रुवण क्या होता है पराविद्युतों में, इसको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर समझना है। तो पराविद्युत की परिभाषा वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पर चूंकि हमें यहाँ पराविद्युत पदार्थ को बहुत डिटेल में समझना है, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ आपके लिए डेफिनेशन ली है पराविद्युत पदार्थ की। तो पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, देखो पराविद्युत पदार्थ एक प्रकार के कुचालक पदार्थ ही होते हैं, ठीक है ना। पर इनमें एक विशेष गुण क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो ये कुछ विशेष प्रकार के विद्युत प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। तो वो विद्युत प्रभाव क्या है, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे ये ध्रुवण, इसके अणु ध्रुवण का गुण दिखाएंगे, मतलब इसके अणु ध्रुवित होने लग जाएंगे, ठीक है ना। ध्रुवण क्या होता है मैं बहुत डिटेल में इस टॉपिक के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ। तो ध्रुवण का गुण ये दिखाने लग जाते हैं। इसके अलावा इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो कुछ आवेश जमा होने लग जाएंगे पृष्ठों पर, जिसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं। तो प्रेरित आवेश के बारे में भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आगे। इसी प्रकार प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इन पदार्थों के अंदर अपना ही खुद का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो कुछ प्रकार के स्पेशली ये विद्युत प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, इसीलिए इनको हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। और देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कुचालक पदार्थ जो बिना चालन के क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसलिए बिना चालन के विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल है जैसे कांच, रबर, पानी, अब्रक, मोम, ये सब क्या है पराविद्युत पदार्थ होते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने पराविद्युत पदार्थ लिए हैं उनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के देखते हैं और देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में वो किस प्रकार से विद्युत प्रभाव को दिखाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पराविद्युत पदार्थ का सैंपल लिया है और उसको मैंने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रख दिया है। E0 हमारा दाईं ओर है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे ये विद्युत क्षेत्र आप अप्लाई करोगे क्या होगा यहाँ पर कि पदार्थ के अंदर जो अणु हैं, इसके जो अणु हैं वो ध्रुवित होने लग जाएंगे, ठीक है ना। वह अणु मैंने यहाँ दिखाए नहीं है, उनका ध्रुवण कैसे होने वाला है ये सब अपन अभी इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसमें समझने वाले हैं। तो अभी आप मान के चलें कि इसके अंदर जो अणु है उनके अंदर ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा और उस ध्रुवण के कारण क्या होता है कि इसके पृष्ठों पर एक प्रकार का आवेश जमा होने लगता है। तो इधर ऋणावेश जमा होने लग जाएगा, ठीक है ना, और इस साइड पर धनावेश जमा होने लग जाएगा, जिसके संगत यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब आवेश जमा होगा तो पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो इधर एक प्रकार से ऋण आवेश के कारण पृष्ठावेश घनत्व होता है माइनस सिग्मा पी, ठीक है ना, और इधर धनावेश के कारण पृष्ठावेश घनत्व होता है सिग्मा पी। पी इसलिए लिख रहे हैं अपन यहाँ पर क्योंकि ये ड्यू टू पोलराइजेशन है, मतलब पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो ये उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ये पृष्ठावेश घनत्व उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं जब पृष्ठों पर आवेश जमा हो जाएंगे तो उसके कारण पदार्थ के अंदर ही एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये ईपी जो है प्रेरित विद्युत क्षेत्र है और इसका मान बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम रहता है और ये इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत भी रहता है, ठीक है ना। तो चालकों में तो हमने देखा था कि दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर थे, तो पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता था। पर यहाँ पर पदार्थ के अंदर अब नेट विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, क्योंकि ईपी का मान हमेशा E0 से कम ही रहता है। तो एक प्रकार से पदार्थ के अंदर यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न रहेगा या उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान 0 नहीं होगा। इस नेट विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ ई से लिख रहे हैं। चालकों में मैंने आपको इसको ई नेट से लिखा था, यहाँ पर मैंने इसको सिंपली केवल ई से लिखा है। तो इस ई को हम प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें देखो यहाँ लिखी हुई है, जब किसी पराविद्युत पर बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 आरोपित करते हैं तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, परंतु पदार्थ में उपस्थित अणुओं में ध्रुवण उत्पन्न होने के कारण एक नेट पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी पृष्ठों पर जमा हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, जिसे प्रेरित आवेश घनत्व भी हम कहते हैं। इस आवेश घनत्व के कारण पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र ईपी हम कहते हैं। इसका मान आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 से कम ही रहता है। इस प्रकार पदार्थ के अंदर एक नेट विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, ठीक है ना। चालकों में तो ये 0 हो जाता था, पर यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। ये नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 माइनस ईपी होता है, जिसे परिणामी क्षेत्र या प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो अपने को फाइनल ई का मान मिला उसको अपन प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे आगे आने वाले टॉपिक में भी काम आने वाला है, इसको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं आगे। तो आइए अब समझते हैं पराविद्युत पदार्थों को डिटेल में, और मैं यहाँ साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पराविद्युत पदार्थों में ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले पराविद्युत पदार्थ के प्रकार। तो देखो पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के माने गए हैं, एक तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और दूसरा है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो इनका नाम जो अध्रुवीय ध्रुवीय किया गया है वह इनके अणुओं की प्रकृति के अनुसार किया गया है। अभी आपको ये परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो देखो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं,
ऐसे पदार्थ जिसके अणु अध्रुवीय हों, इसके अणु अध्रुवीय हों, अर्थात जिसके अणुओं में धन आवेश व ऋणावेश के केंद्र समपाती हों, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो हम अध्रुवीय अणु की पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई पदार्थ का एक सैंपल है ये, ठीक है ना, और इसके कुछ अणु मैंने आपको दिखाए हैं इस पदार्थ के। तो आप देखो इसके अणुओं में जो धन आवेश और ऋणावेश का केंद्र है वो एक ही जगह पे आ रहा है। जहाँ धन आवेश का केंद्र है वहीं ऋणावेश का केंद्र भी है। इसका मतलब होता है कि धन आवेश और ऋणावेश इस तरह से वितरित है इसमें कि उनका जो इफेक्टिव मतलब प्रभावी केंद्र है वो एक ही स्थान पे आता है। अब ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये अणु, इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। आप जानते हो कि जब माइनस आवेश और प्लस क्यू आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हों तब उनके लिए एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है जिसको हम पी से लिखते हैं। पर यहाँ पर जो है ये आवेश जो है वो एक ही स्थान पर है, इसलिए इनकी बीच दूरी शून्य है, अर्थात इनका जो नेट आघूर्ण आएगा वो शून्य के बराबर आएगा। आघूर्ण को हम पी से लिखते थे तो सबका पी जो रहेगा वो यहाँ पर 0 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। हर अणु का पी जो है वो 0 के बराबर रहेगा, इसीलिए हम इनको अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका पी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इनमें कोई ध्रुवण नहीं है। अब इसी तरह से हम सोचें तो यहाँ पर पूरे पदार्थ के लिए अगर हम देखें तो सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, ठीक है ना। तो इसके संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण हम देखेंगे तो पूरा जो पी आघूर्ण आएगा, पी नेट इसको हम कह सकते हैं चाहे तो, नेट आघूर्ण वो भी 0 आएगा। पूरे पदार्थ के लिए भी पी का मान 0 होगा, क्योंकि जब हम इन सबको जोड़ेंगे, टोटल आघूर्ण इन सब अणुओं का जोड़ेंगे तो संपूर्ण पदार्थ का आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, इनके प्रत्येक अणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तथा संपूर्ण पदार्थ का भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो अब है हमारे पास ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ नंबर 2 टाइप। देखो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसके अणु ध्रुवीय हों, मतलब पहले से अणु ध्रुवीय हों। ध्रुवीय होने का क्या मतलब होता है भी हम समझेंगे, अर्थात जिसके अणुओं में धन आवेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती नहीं होते हैं। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर इस चित्र में मैंने एक ध्रुवीय पदार्थ का सैंपल लिया है और इसके जो अणु हैं देखो आप, ये इनमें धन आवेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर नहीं है। धन आवेश का झुकाव अलग तरफ है, ऋणावेश का झुकाव अलग तरफ है। तो ऐसे अणु जो होते हैं वह ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है ना, जिनमें धन आवेश और ऋणावेश का केंद्र एक जगह पे नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसके प्रत्येक अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान होता है, क्योंकि जब धनावेश ऋणावेश के केंद्र परस्पर अल्प दूरी पर रहेंगे तो उनमें एक द्विध्रुव आघूर्ण वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद है। इसका भी पी नोट इक्वल टू 0, इसके लिए भी पी नोट इक्वल टू 0, इसके लिए भी पी नोट इक्वल टू 0, इसके लिए भी पी नोट इक्वल टू 0। इसी प्रकार सभी अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं है, मतलब इनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान है। परंतु संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। परंतु अगर अपन पूरा ओवरऑल संपूर्ण पदार्थ का निकालें तो उसका नेट आघूर्ण 0 के बराबर आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो कि इन सब में क्या होता है, इनका वितरण जो होता है वो यादृच्छा होता है। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम वितरण होता है, कैसे भी मतलब अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो जैसे इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश का मतलब इस साइड आएगी, जैसे इसका आघूर्ण इस साइड रहेगा, ठीक है ना। इसका आघूर्ण कुछ ऋणावेश से धनावेश की ओर इस साइड रहेगा, इसका आघूर्ण जो रहेगा ऋणावेश से धनावेश की ओर ऊपर की साइड ऐसे रहेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से रहेगा। तो ये क्या होंगे, सब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनका वितरण यहाँ पर यादृच्छा होता है, किसी नियम से नहीं होता है। तो ओवरऑल जब एक दूसरे के इफेक्ट को निरस्त कर देंगे तो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण का मान पदार्थ के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित होने पर होता है, क्योंकि बाह्य रूप से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। क्योंकि अगर आप बाह्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो फिर बाह्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, इस तरह से इनकी यादृच्छा वितरण को एक दिशा में व्यवस्थित कर देगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर तो हम कहेंगे कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में यादृच्छा व्यवस्थित होने के कारण ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो इस तरह के हमारे ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। भाई स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पराविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसके पहले जो हमने टॉपिक लिया था उसमें हमारे पराविद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र नहीं था, पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो पराविद्युत पदार्थ है उन पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे और देखते हैं कि उसके अणु किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है अध्रुवीय पराविद्युत पर बाह्य विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पर जो
अगर हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, अगर किसी अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तब हम जानते हैं कि अध्रुवीय पदार्थ के जो अणु होते हैं वह अध्रुवीय रहते हैं। अध्रुवीय का मतलब हो गया उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। तो हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है। तो पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य ही आता है। संपूर्ण पदार्थ में जो नेट आघूर्ण आता है वो भी शून्य ही आता है। अब आप इस पदार्थ को अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, ठीक है ना, ई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हमने इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। और मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र हमने दाईं ओर अप्लाई किया है, इस तरह से राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट, ठीक है ना, दाईं ओर हमने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया है। तो आप ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जब अप्लाई किया जाता है तो धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और ऋणावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। तो ये जो धनावेश और ऋणावेश है ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इनके केंद्र खिसकने लग जाएंगे। तो धनावेश तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में खिसकने लग जाएगा और ऋणावेश जो है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट खिसकने लग जाएगा। तो देखो ये धनावेश थोड़ा आगे खिसक गया और ऋणावेश थोड़ा ये पीछे की ओर आ गया है। तो हम कहते हैं कि ये अणु अब ध्रुवित होने लग गए। इस तरह से धनावेश ऋणावेश का खिसकना अणुओं का ध्रुवण कहलाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये अणु क्या होने लग गए, ध्रुवित होने लग गए। तो अब इनका नेट आघूर्ण जो है वो जीरो नहीं आएगा। पी नोट इक्वल टू जीरो, पी नोट इक्वल टू जीरो, पी नोट इक्वल टू जीरो। इस तरह से हर अणु में एक नेट आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और ये अणु क्या करते हैं, बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से, बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से सब अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये कोई अणु इस तरह से तिरछा है तो वो भी अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लेगा, सीधा करने की कोशिश करेगा और अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करेगा। इसको कहते हैं कि अणुओं का संरेखण हो जाना। और ये अणु अपने आप को क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं। तो देखो ये अपन जानते हैं कि पी की दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी इस तरीके से, इसके पी की दिशा या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इस तरह से आएगी, माइनस से प्लस की ओर। इसके लिए भी माइनस से प्लस की ओर आएगी, इसके लिए भी माइनस से प्लस की ओर आएगी। तो सभी अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण जो है लगभग एक ही दिशा में हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण अब जीरो नहीं आएगा, क्योंकि सबका जुड़ेगा, सब अणुओं का अलग अलग जुड़ेगा, तो संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण अब शून्य नहीं होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो कि जब अध्रुवीय पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब इसके अणु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ध्रुवित होने लगते हैं तथा ये अणु ध्रुवित होकर स्वयं को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं, उस दिशा में जमा लेते हैं, जिससे संपूर्ण पदार्थ में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। मतलब पी नोट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन बन जाती है। अर्थात ई नोट इक्वल टू जीरो होने पर, मतलब बाह्य क्षेत्र जीरो नहीं होने पर संपूर्ण पदार्थ का जो आघूर्ण है वह भी जीरो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। तो देखो ध्रुवीय पराविद्युत क्या होते थे, ये हमने पिछले टॉपिक में समझा था। ध्रुवीय पराविद्युत वो होते थे जिसके अणुओं में पहले से द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। देखो आप जैसे इस अणु के पास भी पहले से द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अणु पहले से ध्रुवित है। तो ध्रुवित है तो इसके पास द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा पी नोट इक्वल टू जीरो। ये भी ध्रुवित है तो इसके पास भी द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा पी नोट इक्वल टू जीरो। इसके पास भी द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा पी नोट इक्वल टू जीरो। सभी अणुओं के पास पहले से द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद होता है क्योंकि अणु पहले से ध्रुवित है, परंतु पदार्थ के पास कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। इसका कारण क्या था कि ये सब अणु क्या होते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थित होता है तो यादृच्छा व्यवस्थित रहते हैं। यादृच्छा का मतलब मनमानी से, इनके बीच में जमने का कोई नियम नहीं होता है। तो सबके लिए जो पी की डायरेक्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग दिशा में होगी। तो सब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आता है। ये हमने पिछले टॉपिक में भी समझा था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं इस पदार्थ के ऊपर। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ई नोट इक्वल टू जीरो, मान लो यहाँ पर भी हमने दाईं दिशा में लगाया है, तो जैसे हम ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे ये अणु क्या करेंगे, अपने आप को क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करेंगे। अणु पहले से ध्रुवित तो है पर लेकिन अब क्या करेंगे, इन पे एक बल युग्म काम करेगा। हमने पढ़ा था जब किसी द्विध्रुव को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह क्या करता है, घूम कर अपने आप को क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करता है। जब तिरछा हो तो वो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र की दिशा में जम जाएगा। क्षेत्र अगर बिल्कुल इस तरह से सीधा है, राइट डायरेक्शन में है बिल्कुल, तो अणु भी इस तरह से क्या होंगे, अपने आप को जमाने का प्रयास करेंगे। तो सारे अणु अपने आप को एक दिशा में जमा लेंगे। देखो अभी लगभग यहाँ पर सभी अणु क्या कर रहे हैं, क्षेत्र की दिशा में जम गए। इनका जो पी है सबका एक ही डायरेक्शन में हो गया, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सबका पी इस तरह से हो जाएगा। तो पदार्थ के अंदर क्या होगा, पदार्थ के अंदर अपन देखेंगे तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ेगा। तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ेगा
तो पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पहले पदार्थ के अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था यादृच्छा वितरण के कारण, पर अब सबने अपने आप को एक ही दिशा में जमा लिया है, इसलिए पदार्थ के अंदर यहाँ पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ठीक है ना। ये यहाँ लिखी हुई देखो, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब इसके ध्रुवीय अणु जो यादृच्छा व्यवस्थित होते हैं वह क्षेत्र के प्रभाव से स्वयं को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं, ठीक है, रोटेट कर लेते हैं, घूम जाते हैं, जिससे संपूर्ण पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र नहीं होने पर क्या प्रभाव है और विद्युत क्षेत्र होने पर क्या प्रभाव है, ये मैंने आपको पराविद्युतों के ऊपर समझा दिया है। वाई स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं हम रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। ये हमारी एनसीईआरटी में परिभाषा दी हुई है, इसका क्या मतलब है देखो, ऐसे परावैद्युत पदार्थ अध्रुवीय या ध्रुवीय, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो चाहे अध्रुवीय प्रकार के हों चाहे ध्रुवीय प्रकार के हों, जिसके अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्वयं के द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं, रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखो इन पदार्थों की क्या विशेषता होती है कि जैसे आप इनके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इसके सब अणु क्या करेंगे, अपने आप को क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्षेत्र अगर मान लो इस तरीके से राइट डायरेक्शन में, तो सारे के सारे अणु अपने आप को क्षेत्र की दिशा में जमाने का प्रयास करेंगे। ऐसे पदार्थ रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। या अपना द्विध्रुव आघूर्ण वह क्षेत्र की दिशा में कर लेंगे, उनका उनके पी की डायरेक्शन जो रहेगी, सभी अणुओं के पी की डायरेक्शन जो रहेगी वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन रहेगी। और जो पदार्थ ऐसा नहीं करेंगे उनको फिर हम रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ नहीं कहेंगे। जिसके अणु ऐसा व्यवहार नहीं दिखाते हैं उनको फिर हम रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ में नहीं लेंगे। तो कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जिसके अणु अपने आप को क्या कर लेते हैं, क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक परावैद्युत का सैंपल लिया है, इसके कुछ अणु मैंने दिखाए हैं। तो जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है तो सारे के सारे अणुओं के लिए जो पी की डायरेक्शन है वो भी राइट डायरेक्शन में। देखो आप माइनस से प्लस जो है वो सब राइट डायरेक्शन में, मतलब अणुओं ने अपने आप को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लिया है, या इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसकी डायरेक्शन E0 की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये व्यवस्था बनेगी तो पदार्थ के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेरित विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर जब अणु सब अपने आप को एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित कर लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन जानते हैं प्लस से माइनस की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की ओर, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट उत्पन्न होगा। और सब अणुओं का विद्युत क्षेत्र जब जुड़ेगा तो एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र टोटल पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम ईपी कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वह बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट रहेगी, ठीक है ना। तो बाह्य रूप से तो विद्युत क्षेत्र है E0 और पूरे पदार्थ के अणुओं ने, ध्रुवित अणुओं ने अपने अंदर उत्पन्न कर लिया है EP। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने का प्रयास करते हैं। पर अपन जानते हैं कि EP का मान हमेशा E0 से कम होता है, इसकी अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं। EP का मान E0 से कम होता है, तो यहाँ पर एक नेट विद्युत क्षेत्र या प्रभावी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम E बराबर E0 माइनस EP लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है E बराबर E0 माइनस EP। तो यहाँ पर क्या होता है देखो कि इन पदार्थों में जो अपने रैखिक समदेशिक पदार्थ हैं, इनमें उत्पन्न प्रेरित आघूर्ण, जिनमें एक नेट आघूर्ण उत्पन्न होगा प्रेरित नेट पूरे पदार्थ में, वह क्या होता है, नेट विद्युत क्षेत्र जो होता है हमारा E, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इस पूरे पदार्थ के अंदर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा P सब अणुओं का मिला के, वो हमारे नेट विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ लिखा हुआ है P प्रोपोर्शनल टू E। तो ये हमारे रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन वहाँ पर दी हुई है, वह है ध्रुवण या ध्रुवण घनत्व की, ठीक है ना। ध्रुवण या ध्रुवण घनत्व, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल P वेक्टर से। ये तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के लिए है स्मॉल p, तो और यहाँ एक कैपिटल P आया है ध्रुवण के लिए। तो इसमें देखो इसका क्या मतलब है, रैखिक समदेशिक पदार्थों के प्रति एकांक आयतन में, मतलब अपने को प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है। हमें जो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा इसके अंदर, उसको प्रति एकांक आयतन में निकालना है। तो प्रति एकांक आयतन में जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो ध्रुवण कहलाता है, जिसे हम कैपिटल P वेक्टर से लिखते हैं। अर्थात कैपिटल P वेक्टर प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। E वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, जो प्रभावी या नेट विद्युत क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। तो P वेक्टर प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ कॉन्स्टेंट यहाँ पर आते हैं। P वेक्टर बराबर काई एप्सिलॉन नोड E वेक्टर, यहाँ E वेक्टर आएगा, काई एप्सिलॉन नोट E वेक्टर। एप्सिलॉन नोट क्या रहेगी यहाँ पर, निर्वात की विद्युतशीलता, और जो ये काई कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। विद्युत प्रवृत्ति का मतलब विद्युत गुण दिखाने की प्रवृत्ति, ठीक है। ये पदार्थ के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। हमने किस प्रकार का पदार्थ लिया है, उसके अणु किस टाइप के हैं, उसके ऊपर काई का मान डिपेंड
करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमें दे रखी है जो हमें याद भी रखनी पड़ेगी यहाँ पर, और मैंने समझा ही दिया है आपको। अब इस पूरे टॉपिक का जो है लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, चलते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट, एक और महत्वपूर्ण बात को हम समझते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब हम किसी पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके किनारों पर, दोनों किनारों पर या किनारे के समीप जो पृष्ठ हैं उन पर प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस किनारे पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और इस किनारे पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। इसका कारण हमें यहाँ समझना है कि ऐसा क्यों होता है, और इसके द्वारा हम ये भी समझेंगे कि ये प्रेरित आवेश घनत्व किस प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को घटा देता है। तो ये सारी व्याख्या हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत के किनारों पर पृष्ठ या किनारों या पृष्ठ पर प्रेरित आवेश घनत्व का उत्पन्न होना या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कम होने का कारण। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो हमारे पास एक ये पराविद्युत पदार्थ है, ठीक है ना, और हमने इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रखा है। उस पदार्थ के ध्रुवित अणु मैंने आपको दिखाए हुए हैं, और सब अणु जो हैं उन्होंने अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लिया है। माइनस से प्लस सारे अणु के लिए पी की दिशा जो हो गई है वो ए की दिशा में हो गई है। ऐसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी हाल पढ़ा है कि ध्रुवण जो होता है, ध्रुवण को प्रति एकांक आयतन में निकाला जाता है, और ध्रुवण हमें क्या बताता है, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है। तो अगर मान लो इसका मैं कोई पर्टिकुलर पार्ट ले लूँ, इसका कोई पर्टिकुलर आयतन में ले लूँ, तो उस आयतन में विद्यमान जो द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा वो पी डेल्टा वी के बराबर रहेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि किसी पराविद्युत के लिए ध्रुवण पी होता है, ठीक है ना, जो प्रति एकांक आयतन में होता है। तो अगर मान लो इसका मैं कोई अल्पांश आयतन ले लूँ, जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स बना रखा है और इसका कोई इसका आयतन मान लेते हैं, मैं डेल्टा वी मान लेता हूँ। आप कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो अपन ने एक पर्टिकुलर आयतन इसका ले लिया है, तब इसके इस अल्पांश आयतन डेल्टा वी में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पी डेल्टा वी होगा, क्योंकि पी जो है प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम इसको डेल्टा वी से गुणा कर देंगे, तो इस आयतन में जितना द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें जितने भी अणु आएंगे उन सबका द्विध्रुव आघूर्ण आपस में जुड़ेगा, क्योंकि सबके द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन एक ही है। इसके लिए भी मान लो ये माइनस से प्लस की ओर मतलब राइट डायरेक्शन में रहेगा पी, इसके लिए भी राइट डायरेक्शन में रहेगा पी, इसके लिए भी राइट डायरेक्शन में रहेगा पी। तो सबके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में होने के कारण आप कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा आयतन ले लो, उसमें बहुत अधिक संख्या में अणु विद्यमान रहेंगे। यहाँ तो आपको 4 ही दिखाई दे रहे हैं, पर वहाँ पर कई बड़ी संख्या में अणु विद्यमान होते हैं। तो सबके अणुओं के पास अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, और जितना आयतन आप लोगे उस पूरे आयतन में भी एक द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित रहेगा। परंतु अगर आप उस पर्टिकुलर आयतन का आवेश निकालो, क्यू, अगर इस पूरे आयतन का अगर हम क्यू आवेश निकालें तो क्यू नेट यहाँ 0 आएगा। अब ये क्यू नेट यहाँ 0 क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल्कुल पास पास जो है धन आवेश और ऋण आवेश है, ठीक है ना, ये जैसे धन आवेश ऋण आवेश है और दोनों समान मात्रा में होते हैं, तो कुल आवेश अगर हम जोड़ेंगे किसी भी अणु का तो वो 0 आएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि एक द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है, तो इसका टोटल आवेश 0 रहेगा, क्योंकि जितना प्लस इधर है उतना ही माइनस इधर है, तो नेट आवेश इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। तो बीच में कहीं भी अगर आपने ये आयतन लिया तो इस आयतन में नेट द्विध्रुव आघूर्ण तो रहेगा, पर नेट आवेश का मान इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बीच वाले भाग के बाद अब हम किनारों की ओर बढ़ते हैं। तो किनारों पर क्या स्थिति बनती है, देखो मान लो किनारों पर अगर हम आते हैं तो किनारे पर मान लो अपन स्थित जो अणु है उन पर विचार करते हैं। हम मान लेते हैं कि जैसे डॉटेड लाइन एक बनी हुई है, इस डॉटेड लाइन के बाद इधर कोई अणु नहीं है, तो क्या होगा कि इस आयतन में अगर हम विचार करेंगे तो इस आयतन में आपको दिखाई देगा कि किनारे के पास ऋणावेश जमा है, ठीक है ना, और इधर इसके ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई धनावेश विद्यमान नहीं है। तो एक प्रकार से यहाँ पर ऋणावेश जमा हो जाता है इस बाएं किनारे पर, और ऐसे ठीक दाएं किनारे पर देखें तो दाएं किनारे पर धनावेश जमा हो जाएगा। तो ये जो धनावेश और ऋणावेश जमा हो जाते हैं इनके कारण यहाँ पर किनारों पर एक प्रकार के प्रेरित आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको मैं यहाँ पर माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेरित आवेश घनत्व क्या करता है, ये प्रेरित आवेश घनत्व जो किनारे पर है इसको ये निरस्त नहीं होते हैं, इसके कारण इस पदार्थ के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस से माइनस की ओर बाईं ओर होगा, जो हमारे आरोपित विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो ईपी जो हमारा होगा वो इस प्रकार से बाईं ओर उत्पन्न हो जाएगा पूरे पदार्थ में। और इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देगा, और यहाँ पर एक नेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको हमने
E बराबर E0 माइनस EP लिखा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बन जाते हैं, जिन्हें हम प्रेरित आवेश घनत्व कहते हैं, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, परंतु यदि किनारों पर स्थित दाएं या बाएं पृष्ठ पर देखा जाए तो यहाँ क्रमशः किसी आयतन में नेट धनावेश व ऋणावेश उपस्थित होंगे, जिनके कारण पृष्ठों पर प्रेरित आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है तथा ये आवेश घनत्व क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक अब कंप्लीट होता है।